हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कलेकीज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम कैल्डर हिक्स की थ्योरी कर चुके हैं, जॉन रॉबिन्सन की कर चुके हैं। तो अभी आती है हमारी कलेकी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं। तो कलेकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म इज अ फंडामेंटल मार्क्सियन एंड केन्शियन एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, functional income distribution, how income is distributed between wages and profits in an economy dominated by monopolistic and oligopolistic firms. ये जो इनका थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बेस्ड है दो जनों के पॉइंट ऑफ व्यू पे। यानी कि इन्होंने दोनों की स्टडी को लिया है, मार्क्स का और केन्स का। मार्क्स ने क्लासेस में बांटा था कि एक लेबर क्लास होती है, एक कैपिटलिस्ट होते हैं, एक वर्कर्स होते हैं। तो वही चीज इन्होंने आगे लेके गए हैं। और केन्स के ऊपर इन्होंने लिया है कि डिमांड किस चीज से इंपैक्ट करती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कलेकी ने अपनी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में लिया है। तो इसीलिए इसे हम मार्क्सियन केन्शियन एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं ऑफ फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि इनकम जो इकोनॉमी में पूरी इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग लेबर्स और कैपिटलिस्ट। ठीक है। सेकंड मेन चीज ये है, इन्होंने यहाँ पे ना मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट की बात करी है। यानी कि दे आर सेइंग दैट कि कुछ ना कुछ कंपटीशन मार्केट में होगा। परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, थोड़ा सा कंपटीशन है मार्केट में। यानी कि मोनोपोलिस्टिक भी हो सकते हैं या ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स भी हो सकती है, जो ये डिटरमाइन करेंगी कि वेजेस और प्रॉफिट किस रेशो में कैसे कैसे वर्कर्स के बीच में और कैपिटलिस्ट के बीच में बाइफोकेट या डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है। कलेकीज डिग्री ऑफ मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दिस थ्योरी इन्होंने अज्यूम किया है कि जो नेशनल इनकम है ना, या तो वो वेजेस में जाएगी या तो वो प्रॉफिट में जाएगी। जैसे कि हमने कैल्डर का भी पढ़ा था, उन्होंने भी दो ही चीज ली थी, या कैपिटलिस्ट या वर्कर्स। तो इन द सेम वे ये भी उन्हीं के बाद ही आया। तो इनमें भी या तो वेजेस में जाएगा पैसा पूरी इनकम का, या प्रॉफिट में जाएगा, और इन्हीं दोनों के बीच में बाइफोकेट होगा कैसे भी करो। एंड द शेयर, इसमें किसका शेयर ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा मोनोपोली पावर के ऊपर। इसीलिए फर्स्ट स्लाइड में ये बोला गया है कि यहां पर कुछ ना कुछ मार्केट पावर है फर्म्स के पास। परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन आते ही ये थ्योरी फेल हो जाती है, बिकॉज ये इसी बेस पे बनी हुई है कि थोड़ा बहुत कंपटीशन है मार्केट में, या तो मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोलिस्टिक है, कुछ भी हो सकता है। और वही डिटरमाइन करेगी किसके पास ज्यादा हिस्सा किसके पास होगा नेशनल इनकम का। क्या कैपिटलिस्ट के पास होगा या वर्कर्स के पास होगा, वो डिपेंड करेगा किसके पास कितनी मोनोपोली ऑफ पावर है, डिग्री ऑफ मोनोपोली कितनी है। अब आपने अगर लर्नर इंडेक्स पढ़ा हो, लर्नर इक्वेशन पढ़ा हो, तो उसी से ही निकल के इसकी भी इक्वेशन आती है। कलेकी ने यूज किया एपी लर्नर की माइक्रो इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली। एपी लर्नर ने, या लर्नर इंडेक्स जब हम पढ़ते हैं तो इनका फॉर्मूला आता है कि P माइनस एम सी बाय पी। ये होता है मोनोपोली पावर निकालने के लिए, कि एक फर्म के पास कितनी मोनोपोली पावर है। अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट में इतनी पावर इस फर्म के पास है। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम डिग्री ऑफ मोनोपोली, जो कि बताता है प्राइस या AR सेम होते हैं वो माइनस MC बाय P। सेम फॉर्मूला है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होता है, और मार्जिनल कॉस्ट की जगह मार्जिनल कॉस्ट लिखा है। ये किसका फॉर्मूला है? डिग्री ऑफ मोनोपोली निकालने का। आगे चलते हैं। अब पहले इसकी अजम्पशंस की बात कर लेते हैं कि इस थ्योरी में अजम्पशन क्या ली गई है, कि इकोनॉमी दो क्लास में डिवाइडेड है। जब भी मार्क्सियन भी बोला गया है, एक है वर्कर जो कि अर्न करेंगे वेजेस एंड कंज्यूम ऑल देयर इनकम, सारी इनकम ये कंज्यूम कर लेंगे, ये कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं। दूसरे हैं कैपिटलिस्ट जो कि प्रॉफिट अर्न करेंगे और यही डिसाइड करेंगे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना सेविंग करना है। यानी कि वर्कर जो है वो सिर्फ इनकम कमा रहे हैं और वो कंज्यूम कर रहे हैं। सबसिस्टेंस वेजेस है कि इतनी वेजेस मिल रही है जिससे उनका खुद का ही मतलब पूरा
मतलब वो सरवाइव ही कर पा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं बच रहा कि वो सेव या कुछ इन्वेस्ट कर पाए, वो सारा काम किसका है, कैपिटलिस्ट का है। फर्म ऑपरेट करती है अंडर मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन कंडीशंस में, ना कि परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पर नहीं है। प्राइस सेट कौन करेगा, फर्म्स थ्रू मार्कअप ओवर कॉस्ट। प्राइस कौन सेट करेगा, एक तो होती है कॉस्ट आपकी कि एक चीज बनाने में 10 रुपीज लग रहे हैं, अब वही फर्म थोड़ी सेट कर लेता है, वो इससे ज्यादा सेट करेगा, उसे हम कहते हैं मार्कअप, कि कितने का आप डिफरेंस रख रहे हो बिटवीन द कॉस्ट एंड द प्राइस यू आर टेकिंग फ्रॉम द कंज्यूमर्स, उस प्राइस को हम कहते हैं मार्कअप, कि कितना प्राइस, जैसे मेरा 10 प्रोडक्ट बना 10 रुपीज में एंड आई एम चार्जिंग ₹18 फॉर द सेम गुड, तो 8 जो रुपीज है वो मार्कअप प्राइस होता है, कि इतना आपने कॉस्ट से अबव सेट किया हुआ। वो कौन सेट करेगा, फर्म्स ही करेगी। अगर उन्हें दिख रहा है कि मेरी मोनोपोली पावर ज्यादा है, तो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगी, वो ज्यादा प्राइस सेट करेगी, एंड वाइस वर्सा। फिर आ चलते हैं इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है, यानी कि एक्सेस कैपेसिटी है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपने पढ़ा होगा एक्सेस कैपेसिटी, जिसमें ये कहते हैं कि फर्म्स और प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन क्योंकि उनके पास थोड़ी पावर होती है मोनोपोली, इसलिए वो जितना एफिशिएंट होता है उससे कम प्रोड्यूस करती है। अगर हम कर्व के देखें, ये डिमांड होता है, ये एमआर होता है, ये एमसी होता है, तो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लेट से है, तो कहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, जहां पे एमआर एमसी इक्वल हुआ, इस क्वांटिटी को वो प्रोड्यूस करेगी, इस प्राइस पे वो सेल करेगी। बट यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक फर्म चाहे तो इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, ये इसी को ही हम कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी, की फर्म प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन क्योंकि मोनोपोली पावर है वो प्रोड्यूस कम करती है। ठीक है, ये माना गया फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। नेशनल इनकम किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब मैं कह रही हूँ दो ही जने हैं तो उन्हीं में ही बाइफोकेट होगा, वर्कर्स और कैपिटलिस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में क्या आ रहा है आपका, मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड कर रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर भी लग रही है आपकी, रॉ मटेरियल भी लग रहा है, तो एडिशनल कॉस्ट तो सारी कॉस्ट को लेके आएगा ना, यूं तो नहीं है हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट में तो सारी कॉस्ट आ गई, अब आपकी फिक्स्ड आ गई या वेरिएबल आ गई। कॉस्ट ऑफ लेबर में क्या आ रहा है, कॉस्ट वेजेस ऑफ मैनुअल लेबर, जो आपने लेबर हायर करे हैं वो कॉस्ट ऑफ लेबर हो गया। सैलरीज जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स की है वो भी इंक्लूड होगी इन द इनकम एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास के अंदर काउंट होगी, अगर कोई व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं उनकी सैलरी। एक होता है मैनुअल लेबर, जो दिहाड़ी पे लोग काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, एक होता है व्हाइट कॉलर, जो जैसे ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, अपना नॉलेज स्किल को यूज कर रहे हैं, तो उनकी जो सैलरी है वो कैपिटलिस्ट क्लास में ऐड होगी, वो वहां मानी जाएगी। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल माने जाएंगे मैनुअल लेबर के लिए, एंड रॉ मटेरियल्स टू अ सर्टेन पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रैक्टिकल कैपेसिटी, यानी कि जो मैनुअल लेबर है उनकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेम मानी जाएगी, सेम फॉर रॉ मटेरियल। अब आ जाते हैं मॉडल के एक्सप्लेनेशन में। हमने एक इक्वेशन पढ़ी कि ये क्या है, डिग्री ऑफ मोनोपोली क्या होता है हमारा, प्राइस या ए आर माइनस एम सी, इसको हमने स्मॉल एम ले लिया, ये पी है इसको स्मॉल पी लिख दिया, या इसको हम ए आर भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय प्राइस और ए आर। तो ये जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इन्होंने थोड़ा सा एब्रीविएशन जो है वो थोड़ी सी अलग यूज करी है, और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। So this is the number that shows how much power a company has to set price above its cost. ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको दिखाते कि एक फर्म के पास कितनी डिग्री ऑफ मोनोपोली है, कितना उसके पास पावर है कि वो प्राइस खुद सेट कर सकता है। अगर म्यू आपका हायर है, मतलब ये अगर आपका हायर है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास ज्यादा मोनोपोली पावर है, अगर ये कम है तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास कम मोनोपोली पावर है। तो यही है, इसी चीज को हमने मार्जिनल कॉस्ट की जगह अब लिख दिया ए वही है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट कुछ भी ले लो, दोनों बराबर मानी गई है, और प्राइस हमारा यही चल रहा है, म्यू है हमारा जो डिग्री ऑफ मोनोपोली को बता रहा है। प्रॉफिट अगर हमें निकालना हो एक फर्म का,
तो कैसे निकालेंगे? प्राइस है, उसमें से अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट कम कर दूं, क्या निकला? ये प्रॉफिट ही तो निकला पर आइटम। इस पी को मैं यहां ले गई, तो पी म्यू इज इक्वल्स टू पी माइनस ए, प्राइस माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट पर आइटम। एक आइटम में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया वो ये दिखा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी इकोनॉमी का मेरे को प्रॉफिट जानना है, आप क्या कहोगे? एक पे जब आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है तो ये और ये तो बराबर है, तो मतलब ये भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कह रही हूँ एक यूनिट का, तो ये अगर मेरे को 1000 यूनिट्स का या 10 लाख यूनिट्स का निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं यूं लिख सकती हूँ x इंटू पी म्यू, और यहाँ पे भी मैं x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब ये आ चुका है दोनों साइड, अगर मैं पूरी इकोनॉमी का लेती हूँ। क्या अभी भी ये पूरा आया है? ये तो मैंने लिख दिया एक पे इतना हुआ, मैंने 10 यूनिट बेची है, उसका इतना हो गया। पूरी इकोनॉमी का क्या करेंगे? समेशन लगा देंगे। समेशन रिप्रेजेंट करता है कि हर एक का, अब मैं कह रही हूँ मान लो ये वाला है p माइनस ए, मेरा है ₹8, ठीक है। मैंने इस 8 पे कितनी क्वांटिटीज बेची है? लेट्स से 10 यूनिट्स बेची, तो ये आया 80। क्या ये पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है? उसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन कहाँ है? तो उसी को ही जोड़ने के लिए हमने समेशन लगा दिया। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे कंपटीशन में हमने ये लिखा हुआ है कि वही चीज जो मैंने अभी बता के आई हूँ कि फर्म अगर x यूनिट प्रोड्यूस करती है, तो हमारी इक्वेशन थी म्यू इज इक्वल्स टू p माइनस ए बाय p। ये p म्यू हुआ था और यहाँ पे आया था p माइनस ए। अब x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हम सिर्फ राइट हैंड साइड का दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आया टोटल प्रॉफिट फॉर दैट फर्म, मतलब सिंगल फर्म। अगर आपको टोटल प्रॉफिट अक्रॉस द एंटायर इकोनॉमी लगाना है, निकालना है, तो आपको इसका समेशन करना पड़ेगा। और जब आप राइट हैंड साइड पे करो तो आपको लेफ्ट पे भी तो करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही थोड़ी एक ही साइड पे हम कर दें और माने कि ये इक्वेशन सही है, नहीं। तो ऐसे लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये बनी, राइट हैंड साइड हमारी ये बनी एक्स पी। अब इसको अगर मैं बाइफोकेट कर दूं तो p इंटू एक्स, ये हो गया समेशन एक्स पी, और माइनस समेशन ए एक्स। अब ये एक्स पी क्या है? ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, तो इसको टोटल रेवेन्यू भी तो कह सकते हैं हम। तो ये वही तो है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आउटपुट प्रोड्यूस्ड। इसको हम टोटल सेल वैल्यू भी कह सकते हैं, या इसको हम एग्रीगेट टर्नओवर भी कह सकते हैं। ये सेम ही चीज है, टोटल रेवेन्यू को हम एग्रीगेट टर्नओवर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस मॉडल में इस चीज को इन्होंने टी से रिप्रेजेंट किया। तो यानी कि समेशन जो एक्सपी है हमारा, उसको हम टी लिख के चलेंगे। आगे चलते हैं। तो यहां पर हम आ चुके थे ये ऊपर वाली इक्वेशन में, ये तो हमें पता चल गया है। अब इन्होंने दोनों एलएचएस और आरएचएस को समेशन एक्सपी यानी कि टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर या टी, उससे डिवाइड कर दिया। अब मैंने एक्सपी और एक्सपी से डिवाइड कर दिया, ये निकला, और यहाँ पे मैंने एक्सपी की जगह टी लिख दिया। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं कि अगर अब इसको अगर मैं लिखने पे आई तो क्या लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर इन्होंने यू बार यानी कि माइक्रो डिग्री ऑफ मोनोपोली, वेटेड एवरेज अगर हमें निकालनी हो तो उसका ये वाला फॉर्मूला आ जाता है सीधा। नीचे का हमें दिखा रहा है एग्रीगेट टर्नओवर, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं। ऊपर क्या दिखा रहा है कि प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट यानी कि प्रॉफिट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, और ये इसका समेशन, ये तो टोटल प्रॉफिट आ गया ना। अगर मैं प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट कर दूं और इनटू क्वांटिटी कर दूं, उसका समेशन, ये तो टोटल प्रॉफिट आ गया। तो वही लिखा हुआ है ग्रॉस कैपिटलिस्ट प्रॉफिट। ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। इससे आपको पता चलेगा कि वेटेड एवरेज कितना है, मोनोपोली पावर कितनी है एक फर्म के पास। वो रिप्रेजेंट होगा म्यू बार से। जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी कैपिटलिस्ट के पास ज्यादा डिग्री ऑफ मोनोपोली होगी।
तो फॉर अ गिवन लेवल ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल द इंक्रीज इन द एवरेज डिग्री ऑफ मोनोपोली, यानी कि यू बार जितना बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा शेयर ऑफ कैपिटलिस्ट प्रॉफिट बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगा टू राइज एट द एक्सपेंस ऑफ लेबर शेयर, यानी कि जितना ये बढ़ेगा ऑफ कोर्स है, अगर आपके पास सिर्फ वर्कर्स हैं और कैपिटलिस्ट हैं तो जितना इनका शेयर बढ़ेगा उतना ही इनका कम हो गया, तो इनका इंक्रीज हो रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ लेबर या वर्कर के शेयर पे। दिस शोज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम डिटरमाइन होता है मोनोपोली पावर पे। मेन चीज यही बोली है कलेक्टी ने कि जो आप नेशनल इनकम में जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि कितना हिस्सा आप लेबर्स को दे रहे हो, कितना हिस्सा कैपिटलिस्ट के पास जाता है, वो और कोई नहीं डिटरमाइन करता, वो उनकी मोनोपोली पावर डिटरमाइन करती है। जैसे कई बार आपने देखा है कि एक जो पर्सन है कोई जॉब सर्च कर रहा है, वो इतना उसके अंदर कैलिबर होता है, इतनी स्किल होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग फर्म को चूज करता है कि इतने ऑफर है उसके पास, अब मेरे ऊपर है कि मैं किसका ऑफर एक्सेप्ट करता हूं। तो उससे क्या दिखा कि वर्कर के पास मोनोपोली पावर है, उसके पास पावर है। जैसे मान लो इन केस एक पर्सन है जिसके पास गूगल का भी ऑफर है, माइक्रोसॉफ्ट का भी है और बड़ी बड़ी कंपनीज 4-5 का है। अब उसको फाइनल कॉल लेना है, वो किस फर्म में जाना चाहता है। तो अब इसमें आप किसको कहोगे, किसके पास पावर है, फर्म के पास पावर है या इंडिविजुअल के पास पावर है? उस इंडिविजुअल के पास पावर है। तो इस केस में ज्यादा इनकम आपकी वर्कर्स के शेयर में जाएगी और कम आपकी कैपिटलिस्ट के उसमें जाएगी। तो यानी कि जिसके पास ज्यादा पावर है वो डिटरमाइन करेगा कि नेशनल इनकम का कितना शेयर किसके पास जाएगा। आगे चलते हैं, इम्प्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। प्राइसिंग ऑफ एंड मार्केट पावर, फर्म सेट प्राइस बाय एडिंग मार्कअप ओवर कॉस्ट। मैंने बताया कॉस्ट पे तो बेचेगी नहीं, वो उससे आगे ऊपर ही प्राइस पे बेचती है, उसे हम मार्कअप कहते हैं। जितना ज्यादा मार्केट पावर होगा उतना ही हायर मार्केट। अब एक होती है मोनोपोली, एक होती है डिओपोली, दो फर्म्स आ गई। अगर सिर्फ मोनोपोली हो वो 10 का प्राइस 100 में बेचेगी, वहीं पे अगर दो फर्म हो तो थोड़ा कंपटीशन हो जाएगा, वो 90 पे आ जाएंगी। अगर ऐसे ही 4-5 फर्म हो तो वो 10 का 50 में भी बेचेंगी। तो जितनी ज्यादा फर्म्स आएंगी, जितनी उनकी मार्केट पावर कम होगी, उतना उनका मार्कअप भी कम हो जाएगा। तो मार्कअप का और प्रॉफिट का आप कह सकते हो कि मार्केट पावर का और मार्कअप का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितनी आपके पास पावर ज्यादा होगी उतना ज्यादा आप मार्कअप और प्रॉफिट अर्न करोगे एंड वाइस वर्सा। और कॉम्पिटेटिव मार्केट में इनका जो मार्कअप या प्रॉफिट मार्जिन है वो लोएस्ट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फर्म्स है भाई, आप नहीं बेचोगे, कोई और सेकेंड पार्टी बेच लेगी। वेज डिटर्मिनेशन, वेजेस डिटरमाइन होते हैं बार्गेनिंग से, मेनली बाय लेबर यूनियन। कई बार लेबर यूनियन सेट हो जाती है कि हम इतने वेज से कम पे काम करेंगे ही नहीं। तो अब इसमें स्ट्रॉन्ग यूनियन क्या दिखा रहा है? हायर वेज। जितनी ज्यादा उनके पास पावर होगी बार्गेनिंग की, उनकी वेज उतनी ही ज्यादा सेट होगी। एंड इसकी वजह से अगर लेबर के पास ज्यादा आ रहा है तो ऑफकोर्स है कैपिटलिस्ट के पास कम प्रॉफिट रहेगा। और वीक यूनियन वही उल्टा काम खेलेगी कि वीक यूनियन है तो आपकी वेजेस लोअर होंगी, ज्यादा पैसा कैपिटलिस्ट के पास जाएगा। प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, प्रॉफिट आर व्हाट रिमेन आफ्टर वेजेस आर पेड। प्रॉफिट वो हो गया जो आपने सैलरीज वेजेस सब देने के बाद जो पैसा बचा। तो हायर मार्कअप है तब होगा जब लोअर वेज होगी, और हायर मार्कअप है तो मतलब हायर प्रॉफिट होगा। वहीं पे लो मार्कअप है और वेजेस में ज्यादा जा रहा है तो लो कैपिटलिस्ट के पास बचा, लो मार्कअप हुआ और इसी वजह से लो फर्म का प्रॉफिट भी लो हो जाएगा और वेज शेयर आपका बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फर्म इन्वेस्ट मोर व्हेन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आर हाई। अब इन्वेस्ट तो आप जब ही ज्यादा करोगे ना जब आपकी कमाई ज्यादा हुई होगी। तो वही चीज है, अगर फर्म इन्वेस्ट जब ही ज्यादा करेगी जब उसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उनका हायर हो लीडिंग टू ग्रोथ। इफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन अगर उसकी कम हो जाती है कि उसे लग रहा है कि इस साल मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट भी वो कम करेगा और उसकी वजह से स्टैग्नेशन आ जाएगा। आ जाते हैं हम, क्रिटिसिज्म भी आए इसके ऊपर। सिंपलिस्टिक assumption, द थ्योरी लाई कर रही है, बेसिक assumption इन्होंने लिया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का।
एंड क्लास स्ट्रगल का कि किसके पास ज्यादा पैसा जाएगा, विच में ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स जो रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक इंट्रैक्शन है उनको इन्होंने कंसीडर नहीं किया, बिल्कुल सिंपल मॉडल लेके इन्होंने थ्योरी बताई है। निग्लेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का कहीं भी जिक्र नहीं है इनकी थ्योरी में। इट इग्नोर्स द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज जो कि सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी लेबर मार्केट को, आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को। प्रोडक्टिविटी क्यों आपने पिक्चर में नहीं ली, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है कि इतना इनोवेशन होता है, इतनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होती है जिससे नेशनल इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आता है इकोनॉमी में, तो वो एक क्रिटिकल पॉइंट इन्होंने मिस कर दिया। एम्पेरिकल वैलिडेशन, कलेकी की जो प्रिडिक्शन है हार्ड टू टेस्ट एम्पेरिकली, मतलब इन्होंने बोल दिया जो इन्हें लगा, प्रूफ नहीं है कि प्रैक्टिकल ये थ्योरी चल सकती है या नहीं चल सकती, हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते कि क्या इन्होंने सही बताया या गलत का। पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन रिकमेंडेशन, जैसे स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन होने चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, पॉलिटिकली सेंसिटिव है ये और इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्टी आएगी इसमें, तो इसलिए फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम पावरफुल ग्रुप्स, यानी कि इन्होंने जो रिकमेंडेशन की है कि लेबर का शेयर बढ़ाने के लिए यूनियन होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, जो कि ये इतना पॉसिबल नहीं हो सकता हर एक कंट्री में कि आप इसको ऐसे इंप्लीमेंट करो, लेबर के यूनियंस बनाओ एंड सो ऑन। तो ये इसके 4 क्रिटिसिज्म थे जो इन्होंने फेस किए। तो कंक्लूड कर देते हैं हम, तो कले की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हाईलाइट करती है, रोल ऑफ मोनोपोली पावर, कि किस फर्म के पास, किसके पास, लेबर के पास या फर्म के पास, जिसके पास ज्यादा पावर है वो ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वेजेस और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। शेयर वेजेस और प्रॉफिट का नेशनल इनकम में वो प्योरली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से डिटरमाइन नहीं होता बल्कि मार्कअप से डिटरमाइन होता है और डिग्री ऑफ मोनोपोली से डिटरमाइन होता है। जैसे जैसे मोनोपोली पावर बढ़ेगी प्राइजेस बढ़ जाएंगे, कॉस्ट के ऊपर फर्म ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी इसलिए उनका शेयर बढ़ जाएगा और लेबर का शेयर कम हो जाएगा। तो दिस थ्योरी प्रोवाइड रियलिस्टिक एंड पावर बेस्ड एक्सप्लेनेशन तो दी है इन्होंने, नो डाउट रियलिस्टिक है, क्योंकि आजकल अगर आप यूं देखोगे तो दिखता है आपको कि अगर कहीं 10 कंपनियों की जगह सिर्फ एक कंपनी ऑपरेट कर रही है तो वो अपनी मोनोपोली चलाती है, या एक या दो फर्म है तो वो ज्यादा प्राइस सेट करती है और उनको कोई रोक भी नहीं पाता, इसलिए इसको रियलिस्टिक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हम वैसे ही देखते हैं कि एक एरिया में सिर्फ 2 शॉप हो और एक हो 50 शॉप खुली हुई है, तो जिसके पास जितनी मोनोपोली पावर होती है वो प्राइजेस को उतना ही मार्कअप उसमें ज्यादा ऐड करता है, क्योंकि उन्हें दिखा है कंपटीशन है नहीं या मेरे पास मोनोपोली पावर है, ये प्रोडक्ट मेरे पास ही है, सिर्फ एक दो फर्म्स के पास है, तो हम अपनी उसका प्राइस चार्ज करेंगे प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने के लिए। ठीक है, तो पावर बेस्ड एक्सप्लेनेशन इन्होंने बताई है और एम्फेसाइज किया कि कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और मार्केट पावर इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।